Hello everyone, welcome to our channel Current Affairs Updated. This is me Madhu Joshi and today we are going to start our chapter number 5 that is doing sociology research methods. So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च मेथड्स होते क्या हैं, क्योंकि जब भी आप किसी सोशल प्रॉब्लम को डील करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका वो होगा कि किस तरीके के मेथड्स को यूज करके हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो अभी तक हमने किया कि कल्चर एंड सोशलाइजेशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, बहुत बेसिक कंसेप्ट्स किए, राइट। लेकिन रिसर्च मेथड्स बहुत ज्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है और इसको हम अपने यूपीएससी के सिलेबस में काफी अच्छे से कवर करेंगे, राइट। तो आज हम जो करने वाले हैं वो सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट करने वाले हैं जिससे कि आपको पता होगा कि रिसर्च मेथड्स होते क्या हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So today we are starting our chapter number 5 that is doing sociology research methods and this is me Madhu Joshi. So here we are completing our first book that is introducing sociology and from tomorrow onwards we are starting our next book that is understanding society, that is 2 of class 11. Okay, so my first question to you all is that why do we need to learn research methods? Is there a compulsion to read and study the research methods? Okay, so अभी तक हमने बहुत सारे जो concepts किए हैं, like जो आपको basic concepts है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ठीक है। आज हम रिसर्च मेथड्स करने जा रहे हैं। रिसर्च मेथड्स का आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, आप बहुत जगह यूज कैसे कर सकते हो। देखिए, अगर आप सोशियोलॉजिस्ट हो, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली सोशल प्रॉब्लम्स को देखोगे। अब उन सोशल प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए आपको बहुत बार डेटा चाहिएगा, राइट। अब उस डेटा के लिए आपको जो मेथड्स यूज करने होंगे वो रिसर्च मेथड्स में आप पढ़ते हो, तो उसमें आप पूरा डिस्कस करते हो कि किस टाइप के हमारे पास जो मेथड्स है वो क्या क्या मेथड्स रहते हैं, ठीक है, मेथोडोलॉजी क्या होता है, ठीक है, देन हम किस तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमारे यूपीएससी सिलेबस में है, राइट। सो हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इसका बिल्कुल बेसिक जान लेते हैं कि इसमें बेसिकली है क्या। ओके, सो हियर इट इज फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाई सोशियोलॉजी इज कॉल्ड अ साइंस। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या लगता है, इज सोशियोलॉजी अ साइंस और नॉट, बिकॉज सम थिंकर्स बिलीव दैट इट इज अ साइंस एंड सम थिंकर्स बिलीव दैट इट इज नॉट अ साइंस। अब उनके अलग अलग रीजंस है कि कोई इसको साइंस क्यों समझता है और कोई इसको साइंस क्यों नहीं समझता है, ठीक है। अब ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, दैट इज मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब सबको एक क्वेश्चन रहता है कि मैम मेथड और मेथोडोलॉजी में क्या कोई फर्क है। हाँ, अब मेथड का अगर मैं बात करूं तो मेथड तो वो है जिससे आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो, राइट। लेकिन आपने उस मेथड को कैसे अप्रोच किया, ठीक है, वो होता है मेथोडोलॉजी। सो मेथोडोलॉजी रेफर्स टू दी व्हाट हियर इट इज रिटन दैट refers to the study of method. Okay, so methodology is an approach to knowledge that gives you the subject matter of sociology, ठीक है। या किसी भी डिसिप्लिन का अगर आपको सब्जेक्ट मैटर चाहिए तो वो मेथोडोलॉजी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप नॉलेज को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। आप मेथड्स तो यूज कर रहे हो, बहुत सारे मेथड्स हैं आपके पास, लेकिन उस मेथड को अप्रोच कैसे किया गया, उसके पीछे की जो नॉलेज है, ठीक है, उस नॉलेज को कैसे अप्रोच किया गया, वही मेथोडोलॉजी है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं रहना। सेकेंड चीज, देखिए, आप जब भी रिसर्च मेथड्स पढ़ेंगे तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, ये दो चीजें आपके सामने बार बार आएंगी। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है और सब्जेक्टिविटी क्या होता है। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप अगर देखो इसमें तो वर्ड छुपा है ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट में कभी कुछ इमोशंस या कुछ ऐसा होता है, नहीं होता है, राइट। आप सिर्फ उसमें क्या देखते हो, फैक्ट्स, है ना। अब अगर आप नेचुरल साइंसेज की बात करो, नेचुरल साइंसेज में आप देखते हो कोज एंड इफेक्ट, है ना। अब इस कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए आप अपने इमोशंस को तो नहीं लेकर आते हो, आप देखते हो कि किसी चीज का एक स्टिमुलस से क्या रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखकर आप कोज एंड इफेक्ट निकाल देते हो, तो उधर आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो किसी चीज को, तब भी आप क्या हो रहे हो, ऑब्जेक्टिविटी का यूज कर रहे हो। लेकिन सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है आपके इमोशंस, ठीक है, आप बायस्ड हो जाते हो, आपकी वैल्यूज, आपके कल्चर, इस सब चीजों से इन्फ्लुएंस हो रही है चीजें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिविटी। तो सोशियोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी, इस पर बहुत डिबेट चलता है, ठीक है। और आपको एज ए सोशियोलॉजिस्ट, अगर आप सोशल रिसर्चर हैं तो आपको ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाना है, सब्जेक्टिविटी नहीं लानी है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखोगे किस तरीके से ऑब्जेक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे सामने एग्जांपल्स लिखो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑब्जेक्टिविटी की तरफ साइन करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सब्जेक्टिविटी बता रहे हैं, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम है, या फिर एक और आप बोल सकते हो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है सोशियोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट एक लाइक वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट, एंड वी लिव इन अ सोसाइटी। ओके, जब हम एक सोसाइटी में रह रहे हो और हमें एक सोसाइटी को ही पढ़ना है तो ये काफी इजी हो जाता है, राइट। अगर हम नेचुरल फिनोमेनास को पढ़ रहे हैं तो हमें नेचुरल फिनोमेनास एकदम बिल्कुल हमसे अलग है, राइट। हम उनको स्टडी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल हमसे अलग है। लेकिन sociologists, they study the social world in which they live, so it is a a
पॉइंट फॉर सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि सोशियोलॉजिस्ट के बारे में ये चीज बताई हुई है। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिस्ट ट्राई टू टेक एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, ऑब्वियसली आप जब भी रिसर्च करोगे, ठीक है, तो आप एक आउटसाइडर की तरह करोगे। आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि मैं इसकी जगह होता, या फिर उसने ऐसा ही सोचा होगा, या कोई आपको इन्फॉर्मेंट है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप ये सोच रहे हो कि उसने ऐसा सोचकर ऐसा बोला होगा। आपकी परसेप्शंस उधर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, आपको एक आउटसाइडर बन के सोचना है कि आपको कुछ भी नहीं पता उनके बारे में, और फिर उनका आंसर्स को इवेल्युएट करना है। ठीक है, सो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, सो व्हाट इज अ प्रॉब्लम इन ऑब्जेक्टिविटी? अब प्रॉब्लम क्या ऑब्जेक्टिविटी में? भाई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जैसे प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि आप ह्यूमन हो। अगर आप ह्यूमन होकर ह्यूमन को स्टडी करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपकी सब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं आपके आंसर्स को इन्फ्लुएंस करेगी, आपकी रिसर्च को इन्फ्लुएंस करेगी, राइट? थिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट वेंटेज पॉइंट्स। ऑब्वियसली अलग अलग पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो अलग अलग दिखेगा। अगर जैसे मेरे लिए कोई चीज पॉजिटिव है, हो सकता है वो किसी और के लिए नेगेटिव भी हो, राइट? तो अगर मैं अपनी सब्जेक्टिविटी उसमें इंक्लूड करूं तो मैं उस चीज को अच्छा बता दूंगी, और अगर कोई और जिसको वो बुरी लग रही थी वो उसको बुरा बता देगा। तो दैट इज व्हाट वी कैन से कि सब्जेक्टिविटी को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि हमारा जो कल्चर सिस्टम है, ठीक है, हमारे जो वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, ये बहुत अलग रहते हैं। वी डिफर इन दीज ऑल थिंग्स, राइट? अगर हम डिफर कर रहे हैं तो हमारी वैल्यूज डिफर कर रही हैं, तो हमारी सोशल इंटरेक्शंस भी डिफर करेंगी, और इसीलिए जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो काफी डिफर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो सोशियोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है कि थिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट विंटेज पॉइंट्स। ओके, मल्टी पैराडाइग्मेटिक साइंस। ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आपको लेकर चलना है। ठीक है, जैसे फंक्शंस का पर्सपेक्टिव देखा हमने, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखा, इसी तरीके से आगे हम पॉजिटिविस्ट मेथड देखेंगे। तो बहुत सारे तरीकों से हम सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सोसाइटी को स्टडी करते हैं, तो इस तरीके से इसको काफी पैराडाइग्मेटिक इसीलिए बोला गया है। ठीक है, देन बायसनेस आई बिना तो रहती नहीं है। ठीक है, बायसनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सब चीजें जो है ये ऑब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम से आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठा अप्रोच करना चाहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, और उसकी वजह से जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं गुम होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए हमें सब्जेक्टिविटी को इंक्लूड नहीं करना होता रिसर्च में, हमें हमेशा ऑब्जेक्टिविटी लेकर आनी होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मल्टीपल मेथड्स एंड चॉइस ऑफ मेथड्स। ओके, नो सिंगल यूनिक रोड टू सोशियोलॉजिकल ट्रूथ। ऑब्वियसली किसी एक तरीके से आपके पास कभी भी सोशियोलॉजिकल ट्रूथ डेवलप नहीं हो सकता, राइट? आपको बहुत जगह अप्रोच करना पड़ता है, बहुत अलग अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है, तब जाकर आपको कोई चीज समझ में आती है। ठीक है, सेकेंड चीज आपके बुक में लिखा हुआ है सुपरियोरिटी और इंफीरियोरिटी। ऐसा कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, राइट? ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता रिसर्च में कि ये जगह सुपीरियर है या ये जो कम्युनिटी है वो सुपीरियर है। ऐसा कभी कुछ लेकर नहीं चलना है। सुपरियोरिटी और इंफीरियोरिटी ऐसा कोई भी चीज लेकर हमें नहीं चलनी है। देन वी हैव क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। अब क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम काउंटेबल, मेजरेबल वेरिएबल्स को देखते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव में एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं, जैसे वैल्यूज होती हैं, आपकी कल्चर होता है आपका। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हम इसको मेजर कर पाए, राइट? क्वांटिटेटिव में तो हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी उसमें, लेकिन क्वालिटेटिव में हम मेजर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव जो स्टडीज होती हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा चांसेस रहते हैं बायसनेस के। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। देन वी हैव प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा वो होता है जो आप प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, प्राइमरी डेटा आपके पास, आपने अभी फ्रेश कुछ चीज प्रोड्यूस की, दैट इज प्राइमरी डेटा। आपने कलेक्ट किया और वही फ्रेश डेटा है, राइट? तो वो प्राइमरी होता है। लेकिन अगर आप कोई एग्जिस्टिंग डेटा को उठा रहे हो, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, उसका यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के, तो आप ये नेट से सर्च करो, ठीक है, और प्राइमरी और सेकेंडरी के एग्जांपल्स लिखा करो साथ साथ में। ऐसी चीजें करते रहा करो, बिकॉज ऐसी चीजों से ही आपका जो आंसर राइटिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आप जब भी कोई कंसेप्ट देखते हो आप उसको सर्च करो, उधर से भी सर्च करो, आप लेक्चर्स में भी पढ़ रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो नोट्स होंगे वो परफेक्ट बन जाएंगे। हमें देखो कंटेंट के लिए मैंने उस दिन में समझाया था कि हमें कंटेंट या मटेरियल के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि कंटेंट और मटेरियल सभी के पास है। ठीक है, आप जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हो आप सभी के पास कंटेंट होगा, लेकिन उस कंटेंट को अप्रोच करने का जो तरीका है मुझे वो समझाना है और उसी को आपको समझना है। ठीक है, अब उसको अप्रोच करने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले अगर लेक्चर्स देख रहे हो तो उसमें जो भी कंसेप्ट है उनको लिख लो। ठीक है, उस कंसेप्ट को लिखने के बाद जब आप उसको पढ़ना चाहते हो, जैसे आपने लेक्चर्स देखने के बाद आपको लगता है कि आप उसी टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उन कंसेप्ट को उठाओ, वन बाय वन आप उसको सर्च करो, उसके बारे में और डिटेल में जानो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है और कहीं पे
ऐसा नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको नेट से सर्च करोगे और बाद में कभी फिर दोबारा अगर किसी बुक से ही पढ़ोगे तो वो आपके लिए रेलेवेंट रहेगा, राइट, तो वो आपको फायदा ही देगा। तो इस तरीके की चीजें किया करो, ठीक है। देन वी हैव माइक्रो एंड मैक्रो। अब देखो कुछ चीजें माइक्रो में आती हैं, कुछ चीजें मैक्रो में आती है। माइक्रो और मैक्रो क्या होता है? माइक्रो इज स्मॉल, ठीक है, मैक्रो इज बिग। अब कुछ सी ब्रॉडर लेवल पे आप कोई चीज कर रहे हो, लार्ज स्केल पे, ठीक है, जैसे सर्वे कर रहे हो तो उसमें बहुत लार्ज स्केल पे हो गया ना वो चीज, तो उसको बोलते हैं मैक्रो, मैक्रो स्टडी। देन माइक्रो पे होता है कि आप बहुत इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हो, जैसे इंटरव्यू हो गया या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो पर्टिकुलरली किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली यही है। देन वी हैव हियर इट इज ट्रायंगुलेशन, वेट, ओके। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी जो रिसर्च है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं है या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वैलिड नहीं लग रही है, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। सो वी यूज डिफरेंट मल्टीपल मेथड्स टू बियर ऑन द सेम रिसर्च प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट वेंटेज पॉइंट्स एंड दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन, ठीक है। जब आप डिफरेंट मेथड्स का यूज करके आप सेम रिसर्च प्रॉब्लम पर बहुत सारे मेथड्स यूज कर रहे हो, उसके बाद जो आपके पास डेटा है आप उसको एनालाइज करोगे तो उससे बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिल जाएगा, राइट, तो उसे बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। ये आपकी बुक में भी गिवन है। देन यू हैव पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फील्ड वर्क, सर्वे एंड इंटरव्यू, ओके। तो अब हम ये चार चीजें पढ़ने वाले हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं हर चीज का कुछ ना कुछ लिमिटेशन जरूर होगा, ठीक है। आपको मैं एनसीईआरटी इस तरीके से कंप्लीट करवा रही हूँ कि आप जब उसको रीड करो तब आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आप उसको अच्छे से रीड करते जाओ। अभी के लिए आपको उसमें बिल्कुल भी कुछ मार्क नहीं करना है, राइट। अभी सिर्फ आपका इतना काम है कि आप उसमें से नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि अभी जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और जब आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब जब आप बुक पढ़ोगे तब उसमें बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। उस टाइम पे आपको ज्यादा नॉलेज रहेगा कि क्या चीज जरूरी है और क्या आपको मार्क करना चाहिए। तो अभी आप अपनी बुक मार्क करके खराब ना करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप अभी के लिए अगर नोट्स बनाते हो तो वो नोट्स भी आपको काफी इजीली बाद में समझ में भी आएंगे और एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन लेट्स स्टार्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ओके। सो सोशियोलॉजिस्ट नीड टू पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी। ऑब्वियसली अगर आप किसी मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो तो दैट मीन्स यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी। इफ यू वांट टू स्टडी सम कम्युनिटी यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, राइट। आप उनके साथ रहकर ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है सोशियोलॉजी में जहां पर जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो गए हैं, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, देन उन्होंने स्टडी किया, ठीक है, हम देखेंगे आगे, ओके। होल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी, आपको सारा उनका पता करना है। जैसे आप किसी कम्युनिटी को पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी क्या लाइफस्टाइल है, ठीक है, वो किस तरीके से रहते हैं, उनका बिहेवियर, वो सब चीजें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो आपको अपनी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देंगे, ठीक है। इट इज ऑफन कॉल्ड फील्ड वर्क, ओके, इसी को हम फील्ड वर्क का नाम भी देते हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ गोइंग इनटू द फील्ड। फील्ड वर्क क्या होता है कि आप फील्ड पर गए और वहां पर जाकर काम किया। अब देखिए फील्ड वर्क का मतलब अगर फील्ड पर जाना है दैट मीन्स आपको फील्ड में पार्टिसिपेट करना है, तो दैट मीन्स वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सो पहले क्या होता था, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है, वो प्रिमिटिव कल्चर को पढ़ते थे, ठीक है। उधर उस टाइम पे जो स्कॉलर्स थे उनको आर्म चेयर स्कॉलर्स कहा जाता था, क्योंकि वो मतलब वो फील्ड पर नहीं जाते थे, वो डायरेक्टली जो सेकेंडरी डेटा है उधर से या फिर इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से काम चलाते थे, ठीक है। तो इसलिए उनको आर्म चेयर स्कॉलर्स भी बोलते थे, ठीक है। वो सेकेंडरी सोर्सेज लेते थे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे उन्होंने बोला द गोल्डन बो, जेम्स फ्रेजर, ये जेम्स फ्रेजर की बुक है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने रिफ्लेक्सिविटी के बारे में बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो जैसे अब कोई भी नाम आता है आपके सामने, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। आपके पास एग्जाम्पल्स के लिए यही नाम है, ठीक है। आप आगे जब एग्जाम्पल्स देना चाहोगे तो आप इन थिंकर्स के अकॉर्डिंग दो, तो आपको बहुत प्लस पॉइंट है ये कि काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव इमाइल दरखाइम का प्रिमिटिव रिलीजन। ऑब्वियसली ये भी एक सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करके और फिर ये एक रिसर्च की गई थी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ओके। सो अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि जहां पर आपको पार्टिसिपेट करना है जाकर, और ऐसा ही फील्ड वर्क में पार्टिसिपेट करके आप फील्ड पर जाते हो और फिर कोई भी रिसर्च करते हो, दैट्स वाई पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को फील्ड वर्क भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, what did the social anthropologist actually do when going to the field work? Okay. देखिए सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट का थोड़ा मेथड जो है वो डिफर करता है, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं अगर वो फील्ड वर्क पर जाते हैं। तो देखिए सेंसस ऑफ द कम्युनिटी, वो एक सेंसस डेटा लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कि उस कम्युनिटी में क्या मतलब जो सिस्टम है, जो पॉपुलेशन है, जो डेंसिटी है, जो वॉल्यूम है, राइट, वो कितना है। फिजिकल लेआउट ऑफ द विलेज की बाउंड्रीज वगैरह वो सब देखते हैं, ठीक है। देन कंस्ट्रक्ट अ जीनोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ फैमिलीज, फैमिली हिस्ट्री, ऑरिजिन, ये सब देखते हैं वो, ठीक है। सब बिल्कुल
स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो पहले ऐसा बोला जाता था कि इलिटरेट सोसाइटीज को अगर पढ़ना होता था तो वो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ते थे, राइट। तो ये सब चीजें वो पहले सर्च करते हैं। देन दे किनशिप सिस्टम ऑफ कम्युनिटी, वो किनशिप सिस्टम देखते हैं कि कम्युनिटी में जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो कैसे लाइक एक फैमिली स्ट्रक्चर में बंधे हुए हैं, या जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, ठीक है। आप किनशिप सिस्टम को देखकर भी समझ जाओगे किस तरीके से फैमिली पैटर्न है वहां पर, ठीक है। जो ब्लड रिलेशंस है वो कैसे वर्क करते हैं, या जो मैरिज सिस्टम के बाद जो रिलेशन बनते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो सब चीजें वो पहले पढ़ते हैं, ताकि जब आप कल्चर समझ जाते हो तब आप उन लोगों के साथ एडजस्ट कर पाते हो, राइट। तभी कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे पाता है, राइट। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी की लैंग्वेज ना सीखो, लैंग्वेज सीखे बिना आप उससे बात कर सकते हो, नहीं कर सकते, राइट। तो आपको लैंग्वेज सीखना पड़ता है, तो लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो इसी तरीके से काफी सारी चीजें जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेंट्स और प्रिंसिपल इन्फॉर्मेंट से वो ध्यान रखते हैं कि किस तरीके। सो उधर हमने देखा कि कुछ की इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, ठीक है। हर कोई आपको इन्फॉर्मेशन निकाल कर नहीं देगा, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जब आप रिसर्च फील्ड पर जाओगे जो आपके आंसर्स, जो आपके क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं देंगे, राइट। सो कुछ इन्फॉर्मेंट्स होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आप लोग ढूंढते हो वहां पर जो आप की इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो ये चीजें बताई हुई हैं। देन वी हैव ओके, सो इन्होंने मेलिनोस्की के एग्जांपल दिया जिन्होंने इन्वेंट किया था फील्ड वर्क को, ठीक है। उन्होंने ट्रॉबियड आइलैंड पढ़ा था और वो वहां पर 1.5 ईयर के लिए रहे थे, ठीक है। सो फर्स्टली इन्होंने जब फील्ड वर्क इन्वेंट किया, ठीक है, तो उधर से ही हमें क्या मिला, जब डिसिप्लिन हमारा जो है वो और भी स्ट्रांग हो गया। अब वो स्ट्रांग क्यों हुआ, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा था कि ये साइंस है भी या नहीं है, राइट। लेकिन जैसे ही फील्ड वर्क आया तो लोगों के पास और भी रिलायबल और वैलिड डेटा पहुंचने लगा। इस वजह से इसको इन्होंने बोला कि डिसिप्लिन टू गेन एक्सेप्टेंस एज अ रिगरस साइंस, ठीक है। तो इसको साइंस की तरह हम एक्सेप्ट करने लगे, ओके। देन देयर आर एग्जांपल्स, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें आपका नेम लिखा हो और स्टडीज बताई हो कि इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। आप इनको याद रख सकते हो, इन फ्यूचर जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो आप इनको मेंशन कर सकते हो। आपका काम यही है कि अगर आपने जैसे रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पढ़ा और उनका आप देख रहे हो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का उनका जो वर्क था, ठीक है, आप इसको सर्च करो, उधर जो भी आ रहा है विकिपीडिया पे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, ठीक है। यही तरीका है कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स को इंप्रूव कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। जैसे बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं कि मैम हम आंसर राइटिंग के लिए कैसे जाएं, हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यही चीज सीखनी होगी कि जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आप उधर थिंकर देख रहे हो, आप उसको उठाओ, उसका वर्क देखो, ठीक है, उसको सर्च करो और उधर से नोट डाउन करो। ऐसा नहीं है कि आप किसी बुक में इसको नहीं देख पाओगे, लेकिन स्टिल अगर आपने पहले सर्च किया होगा तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। Then you have Ivan Spitchard on the Niue in the Sudan, then French was on the Native American tribes in the USA, Margaret Mead ने समोआ पे किया था और क्लिफर्ड गेट्स ने बाली पर किया था, ठीक है। तो ये सब कुछ स्टडीज हैं जो इन्होंने फील्ड वर्क किया, ठीक है। कुछ फेमस स्टडीज हैं, ये आप हमेशा याद रख सकते हो। Then we have field work in sociology. Obviously, it is different in its context. Why it is different in its context is because you have to participate, you have to go to the field, right? So मैंने बताया कि किस तरीके से फील्ड वर्क की वजह से जो सोशोलॉजी इसको एक रिगरस साइंस माना गया, right? So इसी तरीके से there are a lot of field work among all sorts of communities, right? And ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया यहाँ पर विलियम वाइट का, ये आपको हायर नंबर्स में मिल सकता है। तो जैसे हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लेंगे, देन हम हायर नंबर्स और सिलेबस के साथ मूव करेंगे, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जब हमने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लिए होंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें आंसर्स को अप्रोच करना है, ठीक है। सो विलियम वाइट की एग्जाम्पल है, ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, इनकी फेमस बुक थी स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। इन्होंने सोसाइटी के अंदर ये 3.5 years रहे, ठीक है। उधर का इन्होंने जो भी पैटर्न था या जो भी जिस टाइम पे वो लोग हैंग आउट करते थे वो सब चीजें इन्होंने पढ़ी हैं, ठीक है, आप जाकर चेक कर सकते हो। देन यू हैव मिशेल बुरोआ, ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक ये शिकागो फैक्ट्री में गए थे, ठीक है। इन्होंने जब देखा वहां पर तो उन्होंने वो करेक्टर जो है, ठीक है, उसको लाइक ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से लोग वहां पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये एज अ वर्कर वहां पर गए और इन्होंने वहां पर वर्क करना शुरू किया और साथ साथ में ऑब्जर्व किया। तो सोशोलॉजिस्ट हमेशा ऐसा नहीं है कि आप फील्ड पर गए, आप एज अ रिसर्चर रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। बहुत बार जो आइडेंटिटी है, ठीक है, उसको आपको छुपाना भी पड़ता है। इसी तरीके से बहुत ज्यादा जो हिडन कंसेप्ट्स हैं वो आपके सामने आते हैं, राइट। सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आजकल जो अलग अलग करेक्टर्स लेकर लोग जाते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, देन अपनी जो आइडेंटिटी है वो रिवील करते हैं, राइट। ये आप बहुत जगह देख सकते हो, ओके। सो देन दे आर सेइंग दैट विलेजेस आर बाउंडेड कम्युनिटी, ठीक है। विलेज स्टडीज आर वर इंपॉर्टेंट डेवलपिंग रूरल एरिया, रूरल इंडिया। सो एट दैट टाइम, जिस टाइम पे ये सब चीजें शुरू हुई थी, उस टाइम पे जो विलेजेस हैं, ठीक है, वो काफी लाइक बाउंडेड थे। बाउंडेड इन द सेंस कि वहां का जो कल्चर था
ठीक है, वो लोग सेम कल्चर के साथ रहते थे, सेम वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, सब चीजें सेम होती थी, तो जिससे वो जो कम्युनिटी है वो काफी बाउंड हो जाती थी। ठीक है, उस टाइम पे विलेज स्टडीज इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो एक्टिविटीज होती थी वो विलेजेस में ही हो रही थी, राइट। सो और वहां पर उस टाइम पर हमारा जो इंडिया वो डेवलप भी कर रहा था, तो इसीलिए रूरल इंडिया जब डेवलप कर रहा था तो उस टाइम पे विलेज स्टडीज काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी, तो इसीलिए आपको बहुत सारी स्टडीज जो है वो विलेज स्टडीज मिलेंगी आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। देन वी हैव ओके सम लिमिटेशंस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, सो ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस विद टाइम एंड प्लेस। ऑब्वियसली आपका बिहेवियर जो है वो इन कंटेक्स्ट विद टाइम एंड प्लेस चेंज होता रहता है, राइट। सो ये बोल रहे हैं कि जब आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे हो, ठीक है, सो यू हैव सम यू नो इट कैन बी पॉसिबल, राइट, कि बायसनेस आ जाए वहां पर, ठीक है, या फिर आपका जो टाइम के अकॉर्डिंग जो चीजें चेंज हो रही हैं वो आप नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, आप जैसे जिस टाइम पर आपने रिसर्च किया, हो सकता है कि उस टाइम पर लोगों का बिहेवियर अलग हो, लेकिन अब बिहेवियर डिफरेंट हो, तो इससे क्या होगा, जो रिसर्च है वो वैलिड नहीं रह पाएगी, राइट। तो ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, और हम ये नहीं समझ पाते कि जब भी कोई रिसर्च हमारे सामने आ जाती है कि समथिंग इज कॉमन और एक्सेप्शनल, कि आप जो रिसर्च लेके आ रहे हो वो कॉमन चीजों की है या एक्सेप्शनल चीजों की है, हमें ये चीज समझ नहीं आ पाती है। दूसरी चीज ये है कि वॉइस ऑफ पीपल और द रिसर्चर, कि जो आप रिसर्च लेकर आए हो, जो आप बता रहे हो सब चीजें, वो वॉइस ऑफ द पीपल है, कि उन लोगों की ये सोच है, उन लोगों की आवाज है, या ये आप ही बोल रहे हो। ठीक है, सो बायसनेस का फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्टिविटी अगर कहीं पे हो जाती है तो देन वो रिसर्च वैलिड नहीं मानी जाती, बिकॉज अगर वो सब्जेक्टिविटी आप इंक्लूड करते हो तो दैट मीन्स आप बायसनेस और ये फेवर, ये सब चीजें लेकर आते हो। ठीक है, जब आप फेवर करने लगते हो किसी चीज का तो ऑब्वियसली आपके व्यू पॉइंट काफी आपके रिसर्च में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। different styles of doing village studies. Okay, so there are examples. इन examples को आप read करना NCERT से, ठीक है। so first is William and Charlotte Weiser, इन्होंने किया था behind mud walls। ठीक है, वाइजर का जजमानी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम काफी अच्छे से करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, MN श्रीवास्तव ने रिमेंबर विलेज पे किया था। ठीक है, इन्होंने वहां पर मैसूर के पास एक विलेज था रामपुरा, ठीक है, उधर वो रहे और ये शायद 1 ईयर इन्होंने वहां पर लगाया था। ठीक है, अब इन्होंने अपनी बुक को ये जो टाइटल दिया है, ठीक है, ये कैसे दिया है, क्योंकि जब इनके नोट्स जो हैं, ठीक है, जो इन्होंने बनाए थे वो रिसर्च किया था, ठीक है, वो फायर में बर्न हो गए थे, देन उनको जो ये विलेज के बारे में लिखना पड़ा, ये सब अपनी मेमोरी से लिखना पड़ा, सो इसीलिए इस बुक को द रिमेम्बर्ड विलेज बोला जाता है। ठीक है, सो इसी तरीके से जो और भी है, एस सी दुबे का जो ये इंडियन विलेज पे स्टडी था, जो उधर उन्होंने शमीरपेट पर पढ़ा था। ठीक है, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर आप रीड करते टाइम ये सब चीजें अच्छे से याद करो, ठीक है, और इनको नोट डाउन करो तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। तो ये कुछ स्टडीज हैं जो डिफरेंट वेज से की गई हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इनको। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव ओके सर्वे। सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेटा लाइक हम कलेक्ट करते हैं वो सर्वे से कर रहे हैं आजकल। ठीक है, टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू, ऑब्वियसली सर्वे हमेशा आपको एक ओवरव्यू दे जाता है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी आपके जो आपको आंसर देते हैं उनको हम बोलते हैं रेस्पोंडेंट्स। ठीक है, जो हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हो सकता है कि हम इन्वेस्टिगेट करें, फील्ड पर जाकर इन्वेस्टिगेट करें, या फिर हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन लाइक कम्युनिकेशन से हम डेवलप कर लें। ठीक है, ये भी एक सर्वे का पार्ट होता है। क्वेश्चनियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्वे। सो टुडे इट इज अ ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली गोइंग सर्वेज, राइट। अभी हम इलेक्ट्रॉनिकली सर्वेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। देन यू हैव सैंपल सर्वे। अब सैंपल सर्वे में क्या होता है कि कुछ लोगों का आपने सैंपल लिया, ठीक है, कुछ लोगों को आपने इकट्ठा किया और उधर से आपने, जैसे एक कम्युनिटी है, ठीक है, आप पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, इसके अंदर से आपने 3-4 लोग हैं, उनको क्या किया, उनको सिलेक्ट कर लिया और उनसे सैंपल लिया। ठीक है, अब उस सैंपल के बेसिस पे आपने अपना पूरा जो इस कम्युनिटी के बारे में था वो रिसर्च बता दिया कि इस तरीके से वहाँ पे लोग डील करते हैं, इस तरीके से रहते हैं, ये उनका पैटर्न है रहने का, ठीक है, देयर वे ऑफ लाइफ एंड ऑल। ठीक है, तो ये आपने कैसे किया, क्योंकि आपको पता है जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया ना, जो आपने 5 पीपल सेलेक्ट किए, वो ऑब्वियसली आपको रिफ्लेक्ट करे थे सोसाइटी के बारे में सब चीजें। ठीक है, तो इसलिए सैंपल जो लेना होता है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो सैंपल ऑब्वियसली सैंपल सिलेक्शन process depends on 2 main principles. So first one is here, all the relevant subgroups in the population should be organized and representative in the sample. Okay, तो आपका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी उठा लिया, ठीक है, और आपने सैंपल ले लिया, वो वैलिड नहीं रहता है। आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि किन लोगों को आप सिलेक्ट कर रहे हो, किससे आप सर्वे लेना चाहते हो, कि
क्या ये पॉसिबल है कि जिन लोगों से आप सर्वे ले रहे हो उधर से वैलिड सर्वे निकल जाए, ठीक है। सो ऑल द रेलेवेंट सब ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन शुड बी ऑर्गेनाइज, इट शुड बी ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंटेड, ओके। सो यू हैव ऑब्वियसली आपकी सोसाइटी में डिफरेंट स्टाटस हैं, डिफरेंट साइज है पॉपुलेशन है, ठीक है, कैटेगरीज हैं, उसके साथ डील करने के लिए आपको हमेशा सिस्टमैटिक वे से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी सैंपल उठा रहे हो, ठीक है। जैसे मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से कि आप जब देखोगे कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जो स्टेटस हैं वो डिवाइडेड हैं, तो अब अगर आपको कुछ सैंपल उठाना है तो कैसे उठाना है, आपको इक्वल प्रोपोर्शन में उठाना है कि इतने लोग इस जगह से आएंगे, इतने लोग इस कम्युनिटी से आएंगे, ठीक है, या फिर ये जो फैक्टर्स है ये इन लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब एक प्लान और स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक रिसर्च डिजाइन जिसको हम बोलते हैं। ये सब हम अपने सिलेबस में आगे कवर करेंगे। अभी जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा रही हूँ कि आपको हमेशा जैसे कोई बोले कि रिसर्च मेथड्स, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च मेथड्स में हमें करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ओके द सेकेंड प्रिंसिपल सैंपल सिलेक्शन इज दैट द एक्चुअल यूनिट जिसको आप सिलेक्ट करने वाले हो, दैट इज अ पर्सन और विलेज और हाउस होल्ड, शुड बी बेस्ड प्योरली ऑन चांस, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की बात आती है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आप किसको चूज करने वाले हो, ठीक है, ये प्योरली ऑन चांस है कि कोई भी निकल सकता है, ठीक है। सो दैट्स वी कॉल इट रैंडम सैम्पलिंग, सॉरी, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं हम इसको, ठीक है। हाउ अ सर्वे सैंपल इज एक्चुअली सिलेक्टेड, इसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है? देखो मैंने बताया था कि एक रिसर्च डिजाइन होता है, रिसर्च डिजाइन इज स्टेप्स, ठीक है, कि कैसे हमें प्रोसीड करना है रिसर्च में। हम पहले एक रिसर्च डिजाइन तैयार कर लेते हैं, एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि हमें इन मेथड से जाना होगा, ओके। देन यू हैव ऑब्वियसली आप पहले एक सोशल प्रॉब्लम चूज करते हो कि हमें इस सोशल प्रॉब्लम पर वर्क करना है, राइट। अगर आप जैसे लाइफ ऑफ वुमेन है ना इन द विलेजेस, अगर आप इस पे सर्च करना चाहते हो, रिसर्च इस पे कर रहे हो आप, तो पहले आप उसमें सोशल प्रॉब्लम्स ढूंढोगे। आपको जब सोशल प्रॉब्लम मिल जाएगा तब आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे कि हाँ इस तरीके से विलेज का स्ट्रक्चर है तो इसलिए हो रहा होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि क्योंकि पैट्रियार्कल वैल्यूज है इसलिए वहां पर वुमेन डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहां पर है। अब वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मैंने ये सोचा कि पैट्रियार्कल वैल्यूज की वजह से है, तब उस हाइपोथेसिस को वैलिड करने के लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। अगर रिसर्च करने के बाद ऐसा आता है कि नहीं और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, इसलिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो मेरा जो हाइपोथेसिस है वो वैलिड नहीं रहेगा, राइट, वो नल हो जाएगा। अगर वो सही है कि हाँ पैट्रियार्कल वैल्यूज की वजह से ही हो रहा है तो हाइपोथेसिस वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। सो यू शुड हैव द प्रॉब्लम फॉर द रिसर्च, देन यू लिस्ट द थिंग्स, राइट, कि स्मॉल स्केल पे करना है या बिग स्केल पे करना है, ठीक है। और फिर आपको ईच स्ट्रैटा से सैंपल उठाना है ताकि ईच स्ट्रैटा इज शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, राइट। आपको एक रिप्रेजेंटेटिव उठाना है हर स्ट्रैटा से और ऐसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट सर्वे इज, ओके। Next, okay, then we have it is necessary that the sample will closely resemble the characteristic of the population. There may be small differences, but the chances of such deviation occurring can be specified. Okay, so आपका जो सैंपल है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि वो हमेशा रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन को। आप जिन लोगों को उठा रहे हो, ठीक है, जो आपका सैंपल का पार्ट है, ठीक है, वो अपनी कम्युनिटी को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट करें, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ स्मॉलर डिफरेंसेस मिल सकते हैं आपको बाद में जो डेविएट करेंगे उस सोसाइटी से, ठीक है। अब क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जो सैंपल लेते हो वो काफी स्मॉल ले लेते हो, ठीक है, उसकी वजह से अच्छे से कम्युनिटी जो रिप्रेजेंट नहीं हो पाती, उसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। जितना ज्यादा सैंपल होगा उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिवनेस होगी, ठीक है, उतना ज्यादा आपका जो सैंपल है वो वैलिड हो जाएगा, ओके। देन यू हैव सम लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या क्या है, देखिए, कॉस्ट ऑफ डेप्थ ऑफ कवरेज, आप बहुत ज्यादा जब इतना कवर कर रहे हो, सैंपल ले रहे हो, सर्वे कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है, टाइम भी आपका बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। जो क्वेश्चनेयर्स है उनको भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान से रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को पकड़ा दिया कि आप ये क्वेश्चनेयर फिल करवा दो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो उतने अच्छे से केयरफुली किसी ने फिल किया होगा जितना अगर आप एज ए सोशल रिसर्चर जाते और वो फिल कर पाता, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ता है। नॉन सैम्पलिंग एरर्स, ठीक है, आपको बहुत सारे एरर्स और मिल जाएंगे, जैसे आपने किसी को सैंपल में नहीं इंक्लूड किया, देन आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो रह गई हैं, मिस हो जाती हैं, ठीक है, वो सब इसका पार्ट है। देन यू हैव इंटरव्यू थिंग। सो इंटरव्यू इज बेसिकली, आपको पता है कि इंटरव्यू क्या होता है, राइट। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे ज्यादा डर जिससे लगता है हमें वो क्या है, इंटरव्यू, ओके। सो गाइडेड कन्वर्सेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड द रेस्पोंडेंट, ठीक है, एक रिसर्चर और रेस्पोंडेंट के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है, उसको इंटरव्यू बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, आपके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो आप पहले ही स्ट्रक्चर कर लेते हो कि हमें ये क्वेश्चंस पूछने हैं,
ठीक है। अगर आप देखोगे तो जैसे मिनिस्टर्स वगैरह के जो इंटरव्यूज होते हैं ऑब्वियसली वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, राइट। कुछ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज भी होते हैं जिसमें क्वेश्चंस डिसाइड ही नहीं होते, ऑन द स्पॉट पूछा जाते हैं, ठीक है। देन यू हैव डिफर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, ऑब्वियसली ये डिफर करता है कि कब आपके पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा, कब अनस्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। रिलाइंग ऑन मेमोरी, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीजें आप नोट नहीं कर पाते और वो आपको हमेशा अपने माइंड में याद रखना पड़ता है कि आपने इंटरव्यू लेते टाइम उस इंसान ने क्या आपको बताया था, रेस्पोंडेंट ने क्या बताया था, राइट। देन मे गो अननोटिस्ड, क्योंकि आप इंटरव्यू ले रहे हो तो हो सकता है कि कुछ चीजें अननोटिस भी चली जाएं, राइट। जैसे क्वेश्चनर में नहीं जाएगी, क्वेश्चनर में जो लिखा होगा वो आपके पास होगा, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। देन यू हैव की इन्फॉर्मेंट्स, है ना, कुछ की इन्फॉर्मेंट्स होते हैं और कुछ इंटेंसिव इंटरव्यूज जिसको बोलते हैं हम, जैसे इन डेप्थ स्टडी करते हैं, राइट। सो ये सब चीजें इंटरव्यूज में आती हैं। अब आपको ये सब समझ में आया कि किस तरीके से हमें डील करना है। देन नेक्स्ट, मैंने ये टर्म्स आपकी मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं। अगर आप इधर देखो तो आपके पास बहुत सारी टर्म्स जो है वो एक्सप्लेन की हुई हैं। अब आप इनको स्टडी करोगे, ठीक है, और आप मुझे बताओगे अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है। जैसे सैम्पलिंग एरर है, रिफ्लेक्सिविटी है, अगर आपको जो डेफिनेशंस है वो यहाँ से ले सकते हो। एंड नेक्स्ट आपको बता दूं बिब्लियोग्राफी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको हर बार बताती हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन करो, इसको जरूर करें, ठीक है। सो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।